आगे चलूं। समझ में आया? तो वेक्टर क्या क्वांटिटी होता है? वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसका एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसे बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। उसे इससे पहले मुझे समझाना था, मगर ठीक है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि तुम लोग फिजिक्स में ये सब चीजें जानते हो। ठीक है, मगर एनसीईआरटी ने कैसे समझाया? एनसीईआरटी ने कहा है कि ये एक लाइन है, नहीं क्या? अगर तुम इसे डायरेक्शन दे दोगे तो इसे दो डायरेक्शन दे सकते हो, अपवर्ड भी दे सकते थे और क्या बोलो। ठीक है, तो अगर ऐसा डायरेक्शन दोगे तो इसे तुम लोग कहोगे डायरेक्टेड लाइन, मतलब इसका डायरेक्शन है मगर मैग्नीट्यूड नहीं। अब मैं इसी में क्या करता हूं, लाइन सेगमेंट ले लेता हूं ए से लेके बी तक, तब क्या बोलोगे अगर मैं इससे और इसे मिटा दूं तो ये डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है ये। हाँ, और साथ में क्या इसका मैग्नीट्यूड भी होगा? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? ए बी। तो दिस इज द वेक्टर, दिस इज नोन एज क्या? वेक्टर। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज क्या? बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्या? अब डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? अब तुम्हारे पास प्रोटेक्टर तो है नहीं, मतलब डायरेक्शन को नहीं मैं डिफाइन कर सकता हूं ऐसे कैसे? डायरेक्शन को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, हाँ तब डिफाइन होगा। मैं हर समय हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसे, और 3D में तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया गया, कि तीन चीज को फिक्स कर दिया गया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए आई कैप होगा, इसको मैं जे कैप मान लेता हूं, और इसको मैं क्या मान लेता हूं बोलो? के कैप, जिसको मैंने एक्स किया, वाई किया और क्या बोलो? जेड कर लिया। अब ये ऑरिजिन ले लेता हूं, यहां पे एक वेक्टर P1 ले लेता हूं, x1 y1 z1, और यहां पे एक वेक्टर P2 ले लेता हूं, x2 y2 और z2। नहीं क्या? अब मैं P1 P2 वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकता हूं? अब P1 P2 वेक्टर डिफाइन करने के लिए इसका पॉइंट x2 और इसका पॉइंट क्या बोलो? इसलिए इसे कैसा लिख सकता हूं? x2 माइनस x1 ऑफ क्या बोलो? या ठीक है, चलो मैं इसे डेवलप ही करूंगा। हाँ, इसे मैं डेवलप ही करूंगा, थ्योरी में दिखाऊंगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, डेवलप ही करते हैं इस चीज को, एक एक करके डेवलप करते। आगे चलो, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, आपको बोलेगा ड्रॉ दो वेक्टर, समझ में आ गया। लाइन, लाइन से क्या मिला? डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन को ट्रंकेटेड कर दिया गया, तो क्या मिल गया? उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, तो इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन कैसे पता चले? डायरेक्शन आई जे के रेस्पेक्ट में पता चल जाता है कि 30 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, सपोज एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ सपोज वो बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ सपोज वो गामा एंगल बना रहा है। तो एक अल्फा बीटा गामा बी द एंगल मेड बाय टोपी वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो मगर समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे एरो, मगर एरो को तो तुम्हें मैथमेटिकली लिखना है ना। तो अब अगर मैं तुम्हें एंगल बता देता हूं तो तुम एरो खींच पाओगे कौन से डायरेक्शन में लिखना है, तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
शुरू करूं? तो मुझे अल्फा निकालना है, कैसे निकालूंगा? तो ये ओ है, ओपी का लेंथ क्या था? ओपी था मेरे पास एक्स फाइव कैप प्लस, तो इसलिए इसका लेंथ, जिसे मैं आर, इसे आर वेक्टर मानता हूं, तो आर जब कुछ लिखूंगा नहीं तो वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या मिला? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया बोलो? आर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला मेरे लिए पी डैश था, एक्स जीरो जेड, ये ज्वाइन कर देता हूं, तो ये लेंथ था मेरे पास एक्स जीरो जीरो, और ये ज्वाइन कर देता हूं, ये लेंथ। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये तुम प्रूफ कर सकते हो। ये एक्स है, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका लेंथ तुम निकाल सकते हो, ठीक है, इसका लेंथ तुम आराम से निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे? ये लेंथ क्या है बोलो तो? ये लेंथ क्या है? वाई। ये लेंथ क्या है? जेड। तो ये 90 डिग्री हो गया नहीं क्या? जब तुम ड्रॉ करोगे, रुक जाओ, अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं ओए को, तो ओए का लेंथ में क्या लिख सकता हूँ? रूट ओवर ऑफ, रुक जाओ, मुझे तो आर चाहिए वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो नॉर्मली मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर खींचा और ये, तो इस ट्राइंगल, ये जो है, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो, थोड़ा विजुलाइज करो। ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है, तो तुमने यहां से, ये पी एक्स वाई जेड, यहां से तुमने एक परपेंडिकुलर खींचा और फिर यहां से तुमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री होगा या नहीं? ये पी था, ये तुम्हारे पास एक्स वाई जेड प्लेन है, या चलो ये एक्स प्लेन है, ये जेड प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ये पॉइंट पी है, तो तुमने ये खींचा, ये तुम्हारे पास पी पी डैश होगा, ये क्लियर है? और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, और मैं फिर इससे इसे ज्वाइन कर दे रहा हूं, क्या ये हाइपोटेन्यूस है? किसके लिए? इसके और इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाई है और ये जेड है, तो ये क्या, ये तो हाइपोटेन्यूस है। मैं इस ट्रायंगल के लिए कह रहा हूं, ट्रायंगल कौन सा बोलो? पी पी डैश और क्या ए, तो ये कैसा दिखेगा? रूट ओवर ऑफ क्या, वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर। अब देखो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि आर का वैल्यू क्या, रूट ओवर ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल कितना है? अल्फा। तो यहां पे कॉस अल्फा कितना हुआ? ट्रायंगल पीएओ में, ट्रायंगल पीएओ में कॉस अल्फा कितना हुआ बोलो ना? हाँ, एक्स बाय आर हुआ। तो अब मैं अननेसेसरी कॉस बीटा क्यों निकालूं? क्या हो जाएगा? वाई बाय आर। और कॉस गामा कितना हो जाएगा बोलो? जेड बार। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो जो कंपोनेंट तुम्हें मिलेगा वो क्या देगा? डायरेक्शन, कोसाइन। नॉर्मली कॉस अल्फा को हम एल लिखते हैं, कॉस बीटा को एम लिखते हैं और कॉस गामा को एन लिखते हैं।
आगे चलूं? एल इजिकल टू कॉस अल्फा एक्स बाय आर। मिटा दूं? एम और एन, तो इसका मतलब अगर मुझे एक वेक्टर पता है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मुझे आर पता है रूट ओवर ऑफ, तो अगर तुम आर बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो ये वो वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे डोनेट करते हैं यहां से, तो दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो आर को अगर आर बार से ज्वाइन करोगे तो ये कैसा दिखेगा? एक्स बाय आर क्या, आई कैप प्लस कैसा वाई बाय आर क्या, जेड बाय आर इंटू क्या, बोलो क्या ये एक्स बाय आर कुछ था? देखो हाँ, ये यही तो डायरेक्शन कोसाइन था या नहीं? तो दे आर डायरेक्शन कोसाइन, तो इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन और मैग्नीट्यूड मालूम है तो तुम कंपोनेंट निकाल सकते हो। मतलब अगर तुम इसे एल कहते हो तो एक्स इज इक्वल टू एल इंटू आर नहीं होगा। अगर मैं एक्स बाय आर को एल कह देता हूं तो इससे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एल, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो एन आर। तो इसमें दो टाइप के सम्स बनेंगे। एक सम ऐसा बन सकता है कि तुम्हें एक वेक्टर दे देगा कि 3i कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप, और बोलेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो। एक ऐसा सम बन सकता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हमें मालूम है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्या, बोलो यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर आर क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्राइस आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 2 8 9 प्लस 8 कितना, रूट ओवर 17। तो देयरफॉर आर कैप कैसा दिखेगा, 3 बाय रूट 17 आई कैप प्लस 2 बाय रूट 17 जे कैप प्लस 2 बाय के कैप। तो हेंस इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसा दिखा, 3 बाय रूट 17 क्या बोलो, 2 बाय रूट 17 और क्या बोलो 2 बाय रूट 17। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोलेगा, यूनिट वेक्टर निकाल लेना उस डायरेक्शन।
आगे चलूं? डायरेक्शन कोसाइन का एक बड़ा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि एल को तुमने एक्स बाय आर लिखा, एम को तुमने वाई बाय आर लिखा और एन को तुमने जेड बाय आर लिखा, तो देखो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हर समय 1 होगा। हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है? यूनिट वेक्टर है। अरे हम तो उल्टा में अब कभी कभी क्या दिया जा सकता है, कभी तुम्हें ऐसा बोला जा सकता है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट विथ डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया जाता है, टू बाय थ्री और 1/3। तो पहले यहां पे देखो क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो रहा है, पहले ये देखो। हो रहा है, हो रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन है। तो अब मुझे वेक्टर चाहिए, तो यहां पे अब क्या दे दिया है? ये मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब आर का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है कितना? 9, और एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना? एम का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 और एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है बोलो? और जो वेक्टर था वो कैसा दिखता था? एक्स आई क्या प्लस क्या वाई जे क्या प्लस क्या? तो क्या एक्स में कोई रिलेशन है आर और एल में? मेरे ख्याल में अभी हम लोगों ने देखा था क्या एल इजिकल टू क्या था। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब आर बार कैसा दिखेगा? एल आर आई कैप प्लस एल आर जे कैप प्लस कैसा? एल आर के कैप। बाहर क्या निकल जाएगा तब? सॉरी, एम आर के कैप और कैसा बोलो? बाहर क्या निकलेगा? आर टाइम्स ऑफ क्या? एल आई प्लस क्या? एम जे तो प्लस एन के। तो खेला खत्म। आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9। एल एम एन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? देखो हाँ, क्या दिया हुआ है? 2/3 आई प्लस क्या? 2/3 जे प्लस कितना बोलो? 1 बार मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड आया समझ में यहाँ तक? मिटा दूं? चल तुमने अभी देखा था 3/√17, 2/√17, 2/√17। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये रूट ओवर होने के कारण कैलकुलेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक नया चीज डिफाइन होता है जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो जो होता है, जैसे तुमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन अभी हम लोगों ने लिखा 3/√17, 2/√17 और 2/√17। इसका कोई भी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ले लो, मतलब सबको √17 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला? तो इसे तुम कहोगे डायरेक्शन रेशियो। मतलब अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियो पता है तो तुम्हें अगर कभी जरूरत पड़ा तो तुम आराम से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, नहीं क्या? तुम अगर अरे डिवाइड कर दो किससे, √3² + 2² +, जोड़े नहीं है डायरेक्शन रेशियो। तुम ये भी लिख सकते हो, अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? 6, 4 और क्या बोलो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि दे आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी, तो डायरेक्शन रेशियो इज एनी थ्री क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन क्या बोलो? कोसाइन। तो इसलिए अब मैं दोबारा इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करूंगा कि xi + yj + zj, अगर ये एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था रे? x/r, y/r क्या? तो इसलिए इसका एक डायरेक्शन रेशियो बोल पाओ, ये बड़ा सुंदर सा है। तो इसका मतलब जो कंपोनेंट है वो क्या देता है? डायरेक्शन कोसाइन देता है, और तुम्हें डायरेक्शन रेशियो देता है। तुम डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, तुम्हें क्या दे देगा बोलो? डायरेक्शन रेशियो यूनिट नहीं है, तुम इसे ऐसा भी लिख सकते थे क्या, λx, λy और क्या बोलो? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आने में सबको आर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ पे सबको, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी क्वांटिटी, तो कोई भी क्वांटिटी जो इसके प्रोपोर्शनल है उसे क्या कहोगे? डायरेक्शन रेशियो। कहीं डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो। आगे चलूं? अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। जीरो वेक्टर, ये वो वेक्टर होता है जिसका वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0। अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। जीरो वेक्टर को तुम्हारे ऊपर है, तुम 0i भी लिख सकते हो, 0i प्लस क्या बोलो, लिख सकते हो या नहीं? तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो भी लिखने का मन है, नहीं क्या? तो इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर डज नॉट हैव एनी फिक्स डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी को लिखना है तो लिखो।
जैसे अगर तुम ए वेक्टर बोलोगे तो क्या ए वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि तुम स्टार्ट भी ए से कर रहे हो, खत्म भी कहां पे कर रहे हो? ए में। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ जीरो वेक्टर। तो जब तुम एक वेक्टर लिखते हो, इसे मिटा दो, जब तुम एक वेक्टर लिखते हो तो वो नॉर्मली दो लाइन के बीच में होता है। इसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसे टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। जीरो वेक्टर में क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। सेकंड वाले में आते हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। ये निकालने का तरीका क्या है? कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें दिया हुआ है तो अगर उस डायरेक्शन का तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके मैग्नीट्यूड से, जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि रूट ओवर ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिखना है तो लिखिए। मिटा दूं? को इनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ये दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है बोलो? सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड। तो को टर्मिनल क्या हो जाएगा? को टर्मिनल वेक्टर हुज टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। मतलब ये ए है, ये भी बी ले लो, ये ले लो सी, ये ले लो क्या, डी। तो दिस इज नोन एज को टर्मिनल वेक्टर। लिखना है तो लिखिए। आगे चलूं? अनिर्बाण हो गया? को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। को लीनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर the set of vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction. Suppose ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर। क्या ये सब इस लाइन के पैरेलल हैं? पैरेलल है। डायरेक्शन भले सेम ना हो, मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो, मगर सब पैरेलल है। तो इसीलिए दिस सेट इज नोन एज क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम नहीं होने से भी होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलो? मैग्नीट्यूड। मतलब वो किसी एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो सपोज मैंने ये ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया, ये सी वेक्टर लिया, ये डी वेक्टर लिया और ये ई वेक्टर लिया। इसमें पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, पेयर मतलब कोलिनियर वेक्टर, सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर। तो सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? ए, सी और क्या बोलो? कुछ और भी होगा क्या? बी और डी भी कोलिनियर होगा क्या? दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड के ऊपर जाना नहीं। और एक सेट कौन सा? बी और क्या बोलो? डी। तो आया समझ में? तो दिस इज नोन एज सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, समझ में आ रहा है ना? क्यों बार बार कह रहा हूँ फिर से? क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि कौन कौन सा कोलिनियर है। तो कोलिनियर में जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो तुम्हारा। लिखो इक्वल वेक्टर, ये लिख दिया। मुंह जबानी बोलो, लिख लोगे? इक्वल वेक्टर्स लिखो। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल two vectors A and B are said to be equal if they have same magnitude. If they have same magnitude and direction. When they have क्या लिखा? Same magnitude and direction regardless
regardless of the position of their initial point, regardless of their position of the initial point। मतलब इसमें डायरेक्शन सेम होना पड़ेगा रे। जैसे मैंने सपोज एक वेक्टर ए दिया, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 3 यूनिट है, एक वेक्टर मैंने बी दिया, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, एक यहाँ पे मैंने एक वेक्टर सी दिया, इनिशियल पॉइंट दोनों का अलग है, उससे कुछ ये 3 है, और यहाँ पे मैंने और एक वेक्टर दे दिया डी, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो इसमें कौन कौन इक्वल वेक्टर्स होगा? ए और, तो ए और सी जो होगा दे आर इक्वल वेक्टर्स। क्या बी और डी इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? उनका डायरेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू डी। क्यों? अगर ये इक्वल होता है तो हम लोग ए इज इक्वल टू सी लिखते हैं, बी इज नॉट इक्वल टू डी। क्यों? क्योंकि दे है ऑपोजिट, क्या बोलो, डायरेक्शन, मगर मैग्नीट्यूड उनका सेम है। मगर दैट इक्वल में क्या होना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड भी तो कोलिनियर और इक्वल में अंतर समझ में आया? कोलिनियर में क्या है, मतलब किसी एक लाइन के पैरेलल होना पड़ेगा। इक्वल में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, मतलब स्पेस में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम नीचे हुई हो, वो कहीं भी हो सकता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब ज्यादा अंग्रेजी में नहीं लिखा रहा हूं, डायग्राम दिखा के समझा रहा हूं, समझ में आया ना? ठीक है, अननेसेसरी टाइम जा रहा है। लाइक वेक्टर, अब देखो लाइक वेक्टर्स ऐसे होते हैं, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो तुमने क्या देखा? दे आर सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है, जैसे मैं एक सी वेक्टर भी दे लेता हूं 3, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें सेम नहीं है, तो ऐसे होने से हम लोग कहेंगे दीज ए बी सी आर लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उससे फिर लाइक का उल्टा आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर ए 3 यूनिट, बी 5 यूनिट, सी 3 यूनिट। तो क्या देख रहे हो? जैसे इसी दो को छोड़ो, यहां पे क्या देख रहे हो? तब दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है नहीं? ऑपोजिट टू ईच अदर, ऐसा होने से तुम इसे क्या बोलोगे? अनलाइक वेक्टर्स। मैं अनलाइक वेक्टर्स मगर ये जरूरी है कि दे आर पैरेलल। हाँ ठीक है, तो मतलब कोलिनियर का 2 पार्ट है या 3 पार्ट है, एक है इक्वल, एक है लाइक, और एक क्या है बोलो? अनलाइक। लिखना है तो लिख।
आगे चलूं? आगे चलूं? कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर वो वेक्टर होता है जो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये एक प्लेन है। अब ये प्लेन जो है, ये जो वेक्टर्स है, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? मैं ये पेन का बात नहीं कह रहा हूं, ये ए बी सी, दीज वेक्टर्स आर, तुम ए बी सी, दे लाइज इन सेम प्लेन, तो हेंस दे आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वो वेक्टर हुआ जो सेम प्लेन में है। जैसे अगर मैं 3i + 4j एक वेक्टर बोलूं, -6i + 7j वेक्टर बोलूं, ये दोनों वेक्टर देखो, इसमें z 0 है नहीं। z 0 होने के कारण ये वाला भी जो जिस प्लेन में लाई करेगा उसका प्लेन न होगा, ये x को y प्लेन होगा ना, क्योंकि इसमें z नहीं है। और ये भी कहां पे लाई करेगा बोलो? x y प्लेन में, मगर दे आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, तो हेंस दे आर क्या? को प्लानर वेक्टर्स। किसी को लिखना है तो लिख। आगे चलो। चलो आगे चलता हूं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये ए बी है, सेम लेंथ में ये और ये वेक्टर, मतलब अगर ये आया तो ये क्या वेक्टर आया बोलो? तो क्या अंग्रेजी में लिखा? नेगेटिव समझ में आया? नेगेटिव सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा बोलो? ऑपोजिट। तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मतलब ए अगर i माइनस साइज है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -i + साइज से। आगे चलूं? देखो दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं। एक वेक्टर होता है जो ओरिजिन से शुरू होता है और पी तक जाता है। जैसे ये वेक्टर को आर लेता हूं। जब तुम ओरिजिन से किसी को लेते हो तो ऐसे वेक्टर को नाम देते हैं हम लोग
क्या, पोजीशन वेक्टर। मगर अभी हमने कोलिनियर वेक्टर में देखा कि सेम मैग्नीट्यूड का कोई भी वेक्टर अगर मैं स्पेस में ले लेता हूं तो ये वेक्टर भी कैसा दिखेगा, बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर। इनिशियल पॉइंट सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर सेम लेंथ है, सपोज सपोज ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ भी, तो ये भी कैसा दिखा बोलो। तो ये वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर। समझ में आया। फ्री वेक्टर को तुम स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हो, पोजीशन वेक्टर को मूव नहीं कराओगे। वो कहां से शुरू होगा, असल में ऑरिजिन से शुरू होगा। लिखना है तो लिख दो। तो अगर तुम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हो वेक्टर्स का तो वो वेक्टर को चेंज नहीं करता है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली displacement of 50 kilometer 30 degree east of south। तो नॉर्मली क्या करोगे, इसको ईस्ट लिखते हो, इसको नॉर्थ लिखते हो, इसको वेस्ट लिखते हो और इसको क्या, साउथ। तो क्या कह रहा है, ईस्ट ऑफ क्या बोलो, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से किस डायरेक्शन में जाओगे, इसके डायरेक्शन में जाओगे। कितना डिग्री बोलो, 30 डिग्री। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ओपी का लेंथ 50 किलोमीटर। तो ये रिप्रेजेंट बची। आगे चलूं, ठीक है। तो आज थोड़ा डेफिनेशन हो रहा है क्योंकि तुम पहली बार एक नया चीज सीख रहे हो, वेक्टर। फिजिक्स में तुम लोग जानते हो, मगर इसलिए मैं उसे डिफाइन कर रहा हूं, तुम्हें ये सब वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब एडिशन ऑफ अ वेक्टर, दो वेक्टर को एडिशन किया जा सकता है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर। उससे पहले इक्वालिटी ऑफ अ वेक्टर बता देता हूं। वो तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा, इक्वलिटी ऑफ अ वेक्टर। दो वेक्टर अगर इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कंपेयर करोगे। कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब अगर दो वेक्टर सेम होता है तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा, वाई बीटा के इक्वल होगा और जेड गामा। ऐसा नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होने से ही ये सेम हो जाएगा, ठीक है। इनके सब कंपोनेंट्स को क्या होने पड़ेंगे, सेम। अगर ये सेम, तभी तो हमने एक्चुअली इसे अपना अंग्रेजी में भी लिखा भी था, इक्वल वेक्टर क्या, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड क्या, सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो तभी सेम होगा ना अगर कंपोनेंट सेम होंगे तुम्हारे साथ। मिटा दूं, मिटा दूं। फॉर्म 1 का एक जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लास्ट क्लास में भेजा था, मिला होगा तुम लोगों को। हाँ, तो अगर करना चाहते हो रिवीजन तो मेरे ख्याल में मैं उसे फाइनल रिवीजन भी बोल सकता हूँ। हाँ, जो भेजूंगा अगर वो कर लोगे तो उससे देखना चीजें तुम्हें प्रॉफिटेबल होगा। चलो आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो अब मैं बोलता हूं एडिशन ऑफ अ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर ये कहता है कि अगर तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है ए से लेके बी, बी से लेके सी, तो एसी वेक्टर को तुम कहते हैं, तो एसी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, पहले ए बी का डिस्प्लेसमेंट प्लस कैसा बोलो, बीसी का डिस्प्लेसमेंट, यही था। तो अगर मैं इसे वेक्टर को ए ले लूं, इस वेक्टर को बी ले लूं, तो ये वेक्टर क्या हो गया, सी। इसका डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। इनिशियल पॉइंट ए से लेके, ए से बी से सी, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिला, ए से लेके सी। तो अगर अगर मगर अगर यही यही एक ट्रायंगल में अगर मैं इसे ऐसा करूं कि नहीं सबका डायरेक्शन को सेम ले लूं, तब कैसा दिखेगा, ये ए बी सी हो जाए। हाँ, तब मैं ये जानता हूं कि ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू ये सी ए है, इजिकल टू क्या मिलेगा, ए बी प्लस क्या बोलो बीसी। ए सी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सेम डायरेक्शन में तुम लेते हो तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। तुम इसे ऐसा भी देख सकते हो कि तुम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तुम अल्टीमेटली तुम्हें मिलेगा क्या, ए से ए मिलेगा। हो क्या रहा है, ए से बी से सी ये मिल रहा है ना। तो इसका मतलब मैं तुम्हें कहीं बोलूं कि ए बी से सी गया और सी से डी गया, तो ये कैसा दिखेगा, ट्रायंगल लॉ अगर लगाओगे तो ये कैसा दिखेगा, एसी, एसी सीडी से तो कैसा दिखेगा बोलो, एडी। हालांकि इसे ट्रायंगल लॉ नहीं कहते थे, इसे पॉलीगॉन लॉ कहते थे, जब एक से ज्यादा तुम ले लेते हो। तो यहाँ पे मतलब तुमने वेक्टर क्या लिया, ये ए लिया, फिर बी लिया, फिर क्या लिया बोलो सी, फिर क्या लिया बोलो डी, और अब क्या बोलो ए डी का ज्वाइन। तो जब तुम ऐसे लिखते हो तो इसे क्या कहते थे, क्या कहते हो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर। और जब ऐसा लिखते हो तो इसे क्या कहते हो, दोनों सेम ही चीज है, मगर क्या कहोगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ क्या बोलो वेक्टर्स। किसी को लिखना है तो लिख लो। और अगर सेम डायरेक्शन में लोगे, सेम डायरेक्शन में ए बी बी सी सी ए, तो ट्रायंगल में सम जीरो होता है। आगे चलूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर तुम एक पैरेललोग्राम लॉ बना दे, एक पैरेललोग्राम बना देते हो ए बी सी डी, तो ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर अगर बी है, तो ये वेक्टर ये डायगोनल कैसा दिखेगा, ए प्लस बी दिखेगा ना। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये वेक्टर कैसा दिखेगा सपोज। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, ये
पैरेललोग्राम, ये बी है तो ये कैसा दिखेगा, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होगा या नहीं, क्योंकि लेंथ तो ये कैसा दिखा था बोलो, तो तुम डीए प्लस ए बी को क्या लिख सकते, डीए प्लस ए बी, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा डीबी, तो हेंस डीबी वेक्टर तो तुम्हें क्या मिला, ए क्या था माइनस बी, तो हेंस तुम्हें दो डायगोनल मिलता है, एक डायगोनल तुम्हें ए प्लस बी मिला और क्या मिला बोलो, डायरेक्शन तो समझ में आ गया क्या होगा, मेरे ख्याल में फिजिक्स में तो तुम कहीं ज्यादा इससे ज्यादा चीजें तुम लोग करते हो रे, किसी को लिखना है तो लिख लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, इसे एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, इसे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। आगे चलूं, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ए प्लस बी अगर करोगे तो दिस इज सेम है, इसे क्या कहते हो कॉम्यूटेटिव, और एक है अगर ब्रैकेट में तुम ए प्लस बी प्लस सी करो तो ए प्लस बी प्लस सी सेम हो जाता है, इसे क्या कहते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक था अगर ए को तुम जीरो वेक्टर से ऐड करोगे तो ए मिलेगा, तो इसे क्या कहते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसी को आइडेंटिटी कहते हो ना, और अगर ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा, इसे क्या कहते हो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव क्या इनवर्स, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में मगर नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब है कि एसोसिएटिव होने के कारण ब्रैकेट अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, क्योंकि चाहे तुम ए प्लस बी करो या बी प्लस सी करो, बात क्या है सेम, तो एडिशन में ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। देखो मैं क्लासेस को थोड़ा हाइब्रिड बेसिस में लूंगा, मतलब कोर्स को खत्म करने के लिए मैं ऑफलाइन क्लास तो ले ही रहा हूं, मगर हो सकता है कि बीच में मैं कुछ एक टॉपर वीडियो भी अप्लाई कर दूं, हाँ तो वो हाइब्रिड बेसिस में मैं लूंगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन को थोड़ा मतलब ऑफलाइन में यहाँ पे कुछ आज ऐसा नहीं है, आज मैंने कुछ स्किप नहीं किया है क्योंकि डेफिनेशन में स्किप करने से मुश्किल है, मगर जब मैं टॉप प्रोडक्ट कराऊंगा तो हो सकता है कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स को स्किप कर दूं, उसे मैं टॉपर वीडियो में डाल दूंगा, तभी कोर्स जल्दी खत्म हो पाएगा, वरना कोर्स बहुत लंबा खींचेगा, लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे नहीं, डेफिनेशन को मैं नहीं, डेफिनेशन में नहीं, हाँ ट्रिक का बात अलग है, डेफिनेशन में मैं स्लो ही चलूंगा। आगे चलो, मतलब क्लास ऑफलाइन क्लास को मैं थ्योरी के लिए रखूंगा बेसिकली, कि तुम्हें यहाँ थ्योरी समझा दूं, प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है कि मैं टॉप अप मार दूंगा, हाँ तो चलो आगे चलते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करते हो वेक्टर के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का मतलब होता है
दिखाई देता हूँ और जानते ही हो यार, xi प्लस yj जब बोलते हो तो दिस कैन बी रिटन एज x लैम्डा आई कैप प्लस कैसा बोलो, मतलब हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं जैसे m इंटू n ए बार है तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, mn को भी ए बार ले सकते हो, नहीं तो n को बाहर ले लो और क्या बोलो m को ए बार। देखो दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर मतलब जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे रियल नंबर है, तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये सब वेक्टर्स नहीं है। तो तुम जैसे भी मल्टीप्लाई करो, एम एन ए कर सकते हो, एम एन ए अलग अलग भी कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो। ये भी होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर m टाइम्स ऑफ a प्लस बी देखते हो तो यही मैंने ऊपर जो क्या किया, एम ए प्लस क्या बोलो एन बी। और उल्टा भी होता है, मतलब अगर m प्लस एन ए देखते हो तो अगर अलग अलग करोगे तो कैसा मिलेगा, एम ए प्लस कैसा बोलो एन ए। आगे चलूं? तो ये जब तुम किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है, सपोज तुम्हें एक वेक्टर ए बी पता है, आई प्लस जे प्लस ट्वाइस के। जब तुम 3 टाइम्स ऑफ ए बी करते हो तो क्या होता है, 3i प्लस थ्राइस जे प्लस 3 टू जा क्या बोलो 6 के। ध्यान से देखो दोनों का डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन का मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मुझे डायरेक्शन देता है। अगर मैं इस वाले का, इसे अगर मैं वेक्टर ए बोलूं तो ए कैप जो होगा वो होगा 2 टू जा 4 5 6 1/√6 क्या आई प्लस जे प्लस क्या ट्वाइस के। और यहाँ पे अगर मैं इसको बी बार बोलता हूं तो बी कैप भी देखो 1 कॉमन लेने से वही तुम्हें मिलेगा 1/√6 क्या मिलेगा आई प्लस जे प्लस ट्वाइस के कैप। तो सर अंतर क्या है? अंतर है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मतलब जब तुम किसी चीज को, अगर तुम ए बी वेक्टर है, अगर तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हो कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी ले लेते हो, तो ये हर समय तुम्हें क्या वेक्टर्स देगा, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब जो डेफिनेशन मैंने किसका दिया था, कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि उनका डायरेक्शन सेम हो, लैम्डा नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन सेम होगा क्या, लैम्डा जीरो नहीं हो रहे, लैम्डा जीरो नहीं हो तो लैम्डा नेगेटिव होने से, जैसे ये वाला वेक्टर तुम्हारे पास सपोज ए बी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मगर ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी। तो जब तुम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता, समझ में आया, केवल मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मतलब पैरेलली चेंज कर रहा है उसको। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, इतना कुछ ये सारे के लिए ये लिख सकते हो कि लैम्डा ए दिस इज द पैरेलल वेक्टर, किसके साथ, विथ ए बार। हर एक चीज मत लिखो यार, चलिए लिख, ये तो बस समझाने के लिए। लैम्डा ए पैरेलल वेक्टर विथ ए बार, क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक वेक्टर ए है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, तरीका a1 a2 i कैप प्लस a3 k कैप, b एक वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और मैं बोलूं a पैरेलल टू b है, नहीं क्या, ठीक है। अगर a पैरेलल टू b होगा, इसका मतलब मैंने अभी बोला a कैसा दिखेगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या बोलो, तो इसका मतलब ए लैम्डा टाइम्स ऑफ बी दिखेगा तो ए वन कैसा दिखेगा, तब लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या b1, a2 कैसा दिखेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ, और a3 कैसा दिखेगा लैम्डा। तो इसका मतलब है क्या मिला, a1 बाय b1 इज सेम एज क्या, a2 बाय b2 इज सेम एज क्या
A3/B3 नहीं क्या? तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ये एक रिजल्ट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है B1i प्लस B2j प्लस B3k, इफ दे आर पैरेलल वेक्टर्स, तो क्या होगा? पैरेलल वेक्टर्स में बहुत कुछ होता है। क्या? तो ये एक होगा A1/A2 इज इक्वल टू क्या? बोलो, B1/B2 इज इक्वल टू क्या? या तुम ये बोल सकते हो कि द देयर यूनिट वेक्टर्स आर सेम। इन दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल तो नहीं हो सकता मगर ठीक है, देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल, मगर और ऑपोजिट हो सकता है। समझ में आ गया? डायरेक्शन अपोजिट हो, इसे नहीं लिखना, ये लिखना है तो लिख लो, दो चीज लिखो, वो तो इससे पहले हमने लिख ही लिया, तो चलिए। तो अभी वो लिख ही लो जो मैंने बताया था, टू पैरेलल वेक्टर्स है सेम क्या? यूवी का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, इनका यूनिट वेक्टर सेम। मे बी ऑफ ऑपोजिट साइन, हाँ, साइन ऑपोजिट हो सकता है, मगर फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a bar इक्वल टू 3i माइनस 4j I minus twice j minus twice k cap of magnitude 7 unit. Find the vector in the direction of a bar of magnitude 7 unit. तो मैंने क्या बोला, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या चीज होगा? यूनिट वेक्टर सेम होगा, ठीक है। तो एक बार तुम्हें मालूम चल गया कि ये आई है माइनस ट्वाइस जे है प्लस ट्वाइस के कैप है, तो ए कैप कैसा दिखेगा? डिवाइड कर दोगे, मॉड ए कैसा दिखा? रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कैसा दिखा? 3। तो ए कैप कैसा होगा? ए उसके डायरेक्शन से डिवाइड करोगे तो कैसा दिखेगा? 1/3 आई कैप माइनस 2/3 के प्लस कितना? 2/3 के कैप। अब न्यू वेक्टर जो बोल रहा है वो क्या चाहिए? न्यू वेक्टर बी बार चाहिए, नहीं क्या? क्या बोला, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो बी वेक्टर को मैं 7 स्केलर है और डायरेक्शन किसके अनुसार है? तो 7 इंटू कैसा? ए कैप। तब अगर मैं इसे 7 इंटू ए कैप लिखूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड तो 7 होगा, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, और डायरेक्शन क्या हो गया? ए कैप के अनुसार। तो ये कैसा दिखेगा तब? ये 7/3 टाइम्स ऑफ कैसा दिखेगा? आई माइनस ट्वाइस जे प्लस क्या? ट्वाइस के। ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर अगर मैं तुम्हें एक ए बी वेक्टर दूं तो दो चीज होगा, इसका एक यूनिट वेक्टर होगा जिसे ए कैप बोलोगे, नहीं क्या? और इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? सपोज आर। तो अगर ए बी का मैग्नीट्यूड आर है, अगर तुम ए बी का मैग्नीट्यूड आर जानते हो और इस डायरेक्शन को जानते हो कि ये ए कैप में है, तो ए बी वेक्टर कैसा दिखेगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय क्या? बोलो, यूनिट वेक्टर। तुम कभी भी उसके मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वो वेक्टर मिलेगा। समझ में आया? इसे याद रखना, कहीं डाउट हो तो बोलो।
मिटा दूं? Vector joining 2 points. तो ठीक है, मैंने जो मिटा दिया था, मैंने एकदम स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, फिर मैंने मिटा दिया था, तुम्हें अगर याद होगा। सपोज P का कार्टेशियन इक्वेशन है x1 y1 z1, Q का कार्टेशियन इक्वेशन है x2 y2 z2। तो ये इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर को R1 नाम दे रहा हूं, ये वेक्टर को R2। तो R1 वेक्टर कैसा दिखेगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। R2 वेक्टर कैसा दिखेगा? x2 i कैप y2 j कैप और क्या z2 k कैप। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि OP प्लस PQ क्या होगा, ट्रायंगल लॉ अगर लगाओगे तो OP प्लस PQ बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या होगा? किसी ने कुछ बोला, क्या होगा? OQ होगा। तो इसका मतलब PQ कैसा दिखेगा तब? OQ माइनस OP। तो OQ माइनस OP मतलब क्या हो गया? R2 माइनस क्या? समझ में आया ना? फाइनल R2 माइनस कितना बोलो? R1। तो इसका मतलब जब तुम R2 माइनस R1 अगर माइनस करोगे तो कंपोनेंट वाइज माइनस होगा, तो क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 i क्या। समझ में आ रहा है? इसी चीज को मैंने मिटा दिया था उस वक्त, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली डेवलप नहीं किया था, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में भी तुम लोग को डायरेक्टली बताया जाता है, थ्योरेटिकली वहां पे एकदम 11th में करवाया जाता है, तो इसलिए मैंने उसे मिटा के थ्योरेटिकली डेवलप करा है कि ऐसा नहीं है कि क्यों ऐसा ही होता है, रीजन है इसका, ठीक है, लिखना है तो। तो इससे अब PQ का मैग्नीट्यूड कैसा दिखेगा तब? अगर इस वेक्टर का एक नाम दे देता हूं A बार, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा दिखेगा? तो ये तो तुम बोलोगे सर पता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस से आ गया ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बोलो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसा दिखेगा PQ डायरेक्शन में? बोलते जाओ, PQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसा दिखेगा जब तुम PQ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं क्या? तो इसका नाम अगर मैं केवल A दे देता हूं तो कैसा मिला तब? ये x2 माइनस x1 बाय A ऑफ क्या? y2 माइनस y1 बाय A ऑफ क्या? J प्लस z2 माइनस z1 बाय A ऑफ क्या? अब डायरेक्शन कोसाइन क्या था, कुछ याद आ रहा है क्या? डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट था या यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट था?
यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट था। तो तुम्हें अगर यूनिट वेक्टर मिल गया तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? क्या ये मिटा सकता हूँ? ये लिख लिया तुम सब लोगों ने? लिख लिया है? तो इसलिए मुझे कोई बोलोगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसा दिखेगा अगर मैं तुमसे पूछूं तो इसलिए अब मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू अगर पूछूं तो तुम बोलोगे सर x2 माइनस x1 बाय पी क्यू का डायरेक्शन, नहीं क्या मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय क्या y2 माइनस y1 बाय पी क्यू, और क्या बोलो माइनस पी क्यू, मगर इसे फिर इस ब्रैकेट में मैं देता हूँ, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? तब कोई भी चीज इससे पैरेलल है क्या, x2 माइनस x1 क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट पता है तो उनके कोऑर्डिनेट को जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली क्या मिल जाता है उसका, एक बार डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो उससे डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि तो फिर से दोबारा बोल रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्ट कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो इज द, ये भी कंपोनेंट है मगर कंपोनेंट ऑफ एनी पैरेलल वेक्टर, कोई भी पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल वेक्टर कैसा था, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए था, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कोई भी पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो देगा, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट क्या देगा, डायरेक्शन कोसाइन। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे उस तरीका, सॉरी इसके बाद पी क्यू कैप x2 माइनस x1 बाय पी क्यू, आइए लिख लो y2 माइनस y1 बाय पी क्यू जे कैप z2 माइनस z1 बाय पी क्यू के कैप। उसके बाद मैंने ये बोल दिया, एक बार तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल गया तो फिर तुम खेल पाओगे। आगे चलूं, प्रॉब्लम फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर joining A -1 2 3 and B -3 -2 and 5। शुरू करूं? तो अगर ए भी ये दिया तो क्या तुम मुझे डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए भी बोल सकते हो? क्या होगा? मैंने अभी बोला था क्या, x2 माइनस x1 क्या, y2 माइनस y1 और क्या, तो ये क्या हो जाएगा तब -3 + 1, ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा, तो हेंस ये कितना मिला तब
-2 -4 और कितना बोलो 2। तो इससे डायरेक्शन कोसाइन में किससे डिवाइड करोगे तब? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा दिखेगा? रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 16, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 16 प्लस 8 कितना है? रूट ओवर 24 नहीं क्या? तो हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसा दिखेगा? -2 बाय क्या बोलो? रूट ओवर 24 माइनस रूट बाय 24 और क्या बोलो 2 बाय रूट ओवर ऑफ क्या बोलो 24। आया समझ में ना? क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि ए बी वेक्टर कैसा दिखेगा, तो ये भी तो निकल गया नहीं क्या? अगर तुम्हें ये निकल गया तो ए बी वेक्टर कैसा दिखेगा? माइनस ट्वाइस आई क्या -4j प्लस, और अगर मैं ए बी कैप करूं तो इससे कैसा क्या दिखेगा? ए पी कैप। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मेरा कहना है कि समझो मेरा क्या कहना है कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या देगा? डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या देगा? डायरेक्शन कोसाइन। आया समझ में? किसी को लिखना है तो लिख लो। इसलिए दो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्लस माइनस का अंतर हो सकता है रे, 1/2 1/2 1/2 और -1/2 -1/2 -1/2 डायरेक्शन रेशियो के टर्म में सेम है, क्योंकि तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्लस माइनस का एक पार्थक्य हो सकता है, मगर मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होगा? सेम होगा डायरेक्शन। लिखना है तो cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? सपोज इसी वेक्टर में ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज फाइंड द एंगल बाय विच ए बी इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। क्या होगा तब? तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा नहीं क्या? तो cos अल्फा का मतलब क्या था? -2 बाय क्या? तो अल्फा कैसा दिखेगा? cos इनवर्स ऑफ क्या? -2 बाय क्या? रूट ओवर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो हेंस अगर बोलेगा कि फाइंड द एंगल, तो निकल गया ये cos अल्फा होगा, ये cos बीटा होगा क्या? cos। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्शन कोसाइन। मैं बार बार एक ही चीज को रटा रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे वो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे निकलूं? सेक्शन फॉर्मूला। सपोज तुम्हें एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर तुम जानते हो ए बार है।
एक वेक्टर बी दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बी बार है। तो एक वेक्टर अगर पी होगा जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, ठीक है, तो अगर एपी बाय पी बी का वैल्यू दिया हुआ है सपोज एम बाय एन, इसका मतलब बोलोगे पी डिवाइड ए बी इन रेशियो क्या m/n इंटरनली, इसलिए क्योंकि पी अंदर लाई कर रहा है। ऐसा होने से अगर ये वेक्टर आर वेक्टर है तो ओपी वेक्टर तुम्हारा जैसा दिखेगा जो तुम क्लास 10th में पढ़े हो, वो m किससे मल्टीप्लाई होता है, m मल्टीप्लाई होगा b से, n किससे मल्टीप्लाई होगा a से, डिवाइडेड बाय क्या m+n। ये इंटरनल के लिए, ठीक है। मैं यही चीज अगर एक्सटर्नल में होता तो, यही चीज अगर एक्सटर्नल में हो जाता तो मतलब a यहां होता, b यहां होता और p यहां पे होता तो a b और c तब अंतर हो जाता। क्या ये लेंथ ये m है और ये सपोज n है, तब अंतर बस एक छोटा सा होता है। क्या ये r जो होता है फिर से वही होगा, m किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, b के साथ। नहीं, m a के साथ है तो m a के साथ था या नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा था, b से, तो m किससे मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, माइनस हो जाएगा na डिवाइडेड बाय क्या बोलो m-n। ये किसके लिए आया बोलो इंटरनल, ये किसके लिए आया एक्सटर्नल। अगर क्या दिया होगा p डिवाइड ए बी इन रेशियो, कौन सा रेशियो, फिर से वही m/n, मगर बोलो क्या एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जब AP बाय BP m/n है तो P अंतर ही लाई करे, ऐसा भी तो हो सकता है P ऐसा डिस्टेंस है कि ये 4 यूनिट है ये 2 यूनिट है, नहीं क्या, तब तो मतलब यहाँ पे भी तो तुम ये बोल सकते हो ना AP बाय BP इज इक्वल टू क्या बोलोगे, लेंथ का अगर बात करोगे तो कैसा दिखेगा m/n, ठीक है। तो सर प्रूफ आपने नहीं दिया, अरे प्रूफ क्या दूं, ये m का रेशियो ये n का रेशियो है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या b में सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, b कैसा दिखेगा m-n ऑफ r प्लस कैसा n ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना आ जाएगा, ठीक है। आगे चलूं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ P and Q be 4a minus twice b and a plus thrice b. Find
position vector of point R which divides PQ in ratio 1:2 externally. P का पोजिशन वेक्टर क्या है? 4a माइनस ट्वाइस बी। Q का पोजिशन वेक्टर क्या है? a प्लस ट्वाइस बी। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। तो इसका मतलब है कि तब तो वो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं क्या? आर तो यहां पे होना पड़ेगा ना, क्योंकि आरपी बाय आरक्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो? 1/2। तो ये होना पड़ेगा। देखो आरक्यू इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ आरपी। तो आरपी तो डायरेक्शन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे नहीं, एंट्रेंस में। तो अगर ये आर दिखता है तो कौन सा रेशियो है? कोई बोलेगा ये कौन सा रेशियो है? क्यू के साथ क्या है? 2। और नहीं 2 होगा ना, आरक्यू के साथ क्या है? 2। और आरपी का लेंथ कितना है बोलो? तो देखो आर कैसा दिखेगा? मैंने अभी कुछ बोला था, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यू के पोजिशन वेक्टर के साथ। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3b माइनस ऑफ, अब माइनस आएगा ना क्योंकि एक्सटर्नल है। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 किससे? आर से नहीं क्या? किसका? p के पोजिशन वेक्टर से। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ क्या? 4a माइनस। समझ में आ रहा है नहीं? 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे, डिवाइडेड बाय क्या बोलो? क्या था? फॉर्मूला देख लो उल्टा, मैं वो तो नहीं कह रहा हूं। क्या था? m 2 माइनस 1 नहीं, पहले तुमने 1 लिखा है, इसलिए क्या देना होगा बोलो? 1 माइनस 2। आगे छोड़ दो, वो तो वैल्यू सजा हो जाके लिख सकते हो। a माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ a माइनस, ये माइनस 7a हो जाएगा, 5b प्लस 4 प्लस 7b। क्योंकि तुम 5 बंदे जा रहे हो, दोबारा पूछा अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थर्सडे तुम सब लोग क्या 4 to 6, सब लोग 4 to 6 आ सकते हो। तो 6:30 to 8:30 वाला क्लास नहीं। ओ थर्सडे तो ऐसी क्लास नहीं होगा, दिवाली है। थर्सडे दिवाली है ना मेरे ख्याल में। 4 और 5 दिवाली है ना। आज क्या तारीख है? 1, 2, 3, 4। तो 2 मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो दिवाली है। हाँ, ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दिवाली की छुट्टी में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मैंने ये सोचा है, तो इसलिए। और मैं फिर से तुम लोग को बता रहा हूँ, और जो लोग ऑनलाइन में है वो तो ऑनलाइन में ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं थोड़ा हाइब्रिड बोर्ड में क्लास लेके जाऊंगा। मतलब क्लास में हम लोग थ्योरी ज्यादा करेंगे और प्रॉब्लम को मैं टॉपअप में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि कोर्स हमारा पीछे चल रहा है, तो तुम्हें देखना होगा। मतलब तुम्हें फिर वो टॉपअप को देखना, उसमें भी तुम टॉपअप जब देखोगे तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर थ्योरी समझ में आ गया तो टॉपअप में और मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो इसका मैं एक मार दूंगा, इसे मिटा दूं मैं, ठीक है? वो करने से हम लोग मेरे, ठीक है, कोर्स काफी स्पीड में हमारा निकल जाएगा। तो आगे निकलूं? तो अब आते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट है, तो 10 मिनट में हम लोग थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसका डेफिनेशन है ये कि अगर 2 वेक्टर तुम्हें मालूम है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, देन ए डॉट बी को तुम लिख सकते हो मॉड ए मॉड बी इंटू क्या बोलो? कॉस थीटा। ये डेफिनेशन और कुछ नहीं है, समझ में आया? तो ये सर क्या है? अरे डेफिनेशन, ठीक है? मतलब अगर तुम्हें एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सपोज इफ
magnitude of two vectors r2 and 3 and angle between them is pi by 4. Find their dot product. निकाल पाओगे? हाँ या ना? क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? मैग्नीट्यूड मतलब क्या मॉड दिया हुआ है कितना 2, क्या मॉड भी दिया हुआ है कितना, क्या थीटा दिया हुआ है कितना पाई बाय 4। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? मॉड ए मॉड बी इंटू क्या बोलो कॉस थीटा। तो 2 थीटा 6 इंटू कितना कॉस पाई बाय 4 मतलब कितना 6 बाय मतलब 3 रूट। तो आया समझ में? कहीं डाउट है तो बोलो। ये डेफिनेशन है, तो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ये डेफिनेशन ये जो थीटा है वो 0 से पाई तक ही लाई कर सकता है। थीटा हर समय 0 से पाई तक ही लाई कर सकता है। क्योंकि अप टू मैक्सिमम जब भी तुम एंगल लोगे तो पाई कभी भी दो लाइन के बीच में ये एंगल तो कभी भी रिफ्लेक्स एंगल तो कभी भी नहीं लेते हो ना। तो हर समय तो यही एंगल लोगे, तो या तो ये 180 होगा या तो ये 180 से कम होगा ये एंगल होगा। आगे चलूं? ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, मगर एक प्रॉब्लम है, जीरो वेक्टर का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, नहीं क्या? तो अगर मुझे ये डेफिनेशन तुम्हें देना है तो जीरो वेक्टर के लिए मुझे इसे डिफाइन करना होगा, यहां से नहीं आएगा क्योंकि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोग इसे इस डेफिनेशन में हम लोग ये डिफाइन करते हैं। तो नोट नंबर 1, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज जीरो, कोई अगर एक जीरो होगा, इस जीरो वेक्टर तो इस डेफिनेशन से नहीं, वी डिफाइन मैं कह रहा हूं। तो वी डिफाइन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हो या दोनों ही अगर जीरो हो गया तब ए डॉट बी तुम ठीक, क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मगर तब ए डॉट बी को हम जीरो कहते हैं। अभी जो मैंने ए डॉट बी निकाला 2 इंटू 3 इंटू कॉस पाई बाय 4, ध्यान से देखो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा। डायरेक्शन मॉड ए स्केलर है या वेक्टर है? मॉड ए स्केलर, मॉड बी कॉस थीटा, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए सेकंड चीज हमें यह पता चला कि ए डॉट बी जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तीसरा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा क्या था? जीरो। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या, अगर ए बी के परपेंडिकुलर हुआ तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा बोलो? जीरो, क्योंकि मैं जानता हूं कॉस 90 डिग्री क्या था बोलो? जीरो। चौथा प्रॉपर्टी, मतलब अगर तुम्हें ए डॉट बी जीरो मिला तो तुम क्या क्या बोल सकते हो? नहीं, तब तुम अलग तीन चीज बोल सकते हो। क्या क्या? आइदर ए बी के परपेंडिकुलर है, आइदर ए इज इक्वल टू, और एक पॉसिबिलिटी है क्या? तो उल्टा नहीं है। हाँ, ए बी के परपेंडिकुलर हुआ तो ए डॉट बी क्या हुआ बोलो? जीरो। जीरो वेक्टर में भी तो जीरो था, तो इसलिए अगर ए डॉट बी जीरो है तो हाथ में ये नहीं बोलोगे ए बी के परपेंडिकुलर है, क्या बोल सकते हो? ए जीरो है, नहीं तो क्या बोलो? बी जीरो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलो। तो ए डॉट बी जीरो, मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो जब तुम आई जे के लिखते हो तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो तुम जानते हो जब तुम वेक्टर लेते हो तो आई जे के ऊपर परपेंडिकुलर है, जे नहीं, इससे पहले ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या था, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ए और बी के बीच का जब तुम एंगल बोलते हो तो अगर ऐसा घूमोगे तो ये एंगल थीटा है, तो ऐसा घूमोगे तो ये एंगल क्या हो गया, मगर क्योंकि ये दोनों सेम है इसका मतलब है कि तुम चाहे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, बात क्या होगा, सेम, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों एग्जैक्टली क्या है, बोलो, सेम है। आगे चलो। चलो, क्योंकि आई जे के ऊपर परपेंडिकुलर है इसलिए आई डॉट जे का वैल्यू या जे डॉट आई का वैल्यू जीरो, क्योंकि जे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो जे डॉट के का वैल्यू, नहीं तो के डॉट जे का वैल्यू जीरो, और क्योंकि के आई के ऊपर परपेंडिकुलर है, समझ में आया ना क्यों, ये सब वेक्टर्स तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, होते हैं नहीं, ये आई कैप था जो एक्स एक्सिस के साथ, ये जे और ये क्या था बोलो, दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इसलिए के डॉट आई नहीं तो आई डॉट के, ये सब भी क्या होगा बोलो, जीरो। चलो, उसके बाद आता है स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, मगर इसका जो मतलब होता है वो होता है ए डॉट ए, मगर ए डॉट ए जब तुम निकालोगे तो ये मॉड ए, मगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस, पर कॉस जीरो तो वन होता है इसलिए कितना मिला, मॉड ए का क्या बोलो। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिला तुम्हें कि मॉड ए का स्क्वायर जब तुम्हें दिया जाता है तुम उसे क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा तब, मॉड आई का क्या, मॉड आई, आई तो यूनिट वेक्टर है या नहीं, आई वेक्टर जो है वो कैसा दिखता है, वन आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस कैसा जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा दिखेगा, रूट ओवर ऑफ क्या, वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर क्या, वन। तो अगर आई डॉट आई वन है तो जे डॉट जे भी क्या होगा, जे डॉट जे भी वन होगा, और के डॉट के भी क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे तुम याद रखोगे कि मॉड का स्क्वायर तुम डॉट प्रोडक्ट में लेके जा सकते हो, ए डॉट ए।
आगे चलूं? डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, मतलब ए अगर तुम बी प्लस सी के साथ लेते हो तो तुम इसे अलग अलग भी कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट। सर क्या फायदा इससे? नहीं, इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अब कभी कभी तुम्हें जो वेक्टर्स है वो कंपोनेंट वाइज दिया रहता है, मतलब ए का कंपोनेंट है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी का कंपोनेंट है b1i, तो एंगल मगर नहीं दिया है। अब दे हैव नॉट गिवन यू द एंगल, और तुम्हें कह रहा है ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी जब निकालोगे तो ये a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट प्रोडक्ट विच क्या आएगा, b1i प्लस क्या, b2j प्लस क्या, b3k। तो जब तुम ब्रेक करोगे तो i डॉट i क्या था, 1, तो इसलिए क्या मिलेगा, a1 a2 मिलेगा, a1 b1 मिलेगा, नहीं क्या? i डॉट j क्या था, i डॉट i 1 था, मगर i डॉट j क्या था, तो 0 था, नहीं क्या i j k में, तो इसलिए अगर i डॉट j 0 है, i डॉट k भी क्या था। अब j के साथ फिर क्या लगेगा, तब कोई बोलेगा क्या, क्योंकि j डॉट i भी 0 होगा, तो j के साथ लगेगा तो क्या देगा, a2 b2 प्लस क्या, बोलो, ये समझ में आ रहा है? एज क्या यूज कर रहा हूं, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, क्या है ये 1, और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, क्या है 0। ठीक है, इसका मतलब मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें दिया, क्या, देयर आर स्केलर, चल पहले ये लिख लो उसके बाद बोलता हूं, यहां तक। मैं तुम पांचों को दोबारा कह रहा हूँ, चीजें थोड़ा हाइब्रिड में खींचूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर दिवाली की छुट्टी है तो हो सकता है कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्लास अपलोड कर दूं, देख लेना। हाँ, मैं 3-4 बार रिमाइंड करवा दूंगा तुम लोग को देखने के लिए। हाँ, वी हैव टू फिनिश द कोर्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसे मिटा दूं मैं? मैं देखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ही करूंगा, ये नहीं, दो चैप्टर को नहीं लेके जाऊंगा हाइब्रिड बोर्ड में। हाँ, इससे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भूल गया था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी होगा। तो आगे लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मैंने बताया, क्या, जब भी तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट बोला जाएगा तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका है। क्या, अगर तुम्हारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन वेक्टर दिया होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर दिया होगा, तब तुम यूज करोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी। मतलब मैं मॉड ए को ये लिख रहा हूं, ए बी कितना, बोलो, कॉस थीटा। ए का मतलब जब भी मैं लिखता हूं तो ये इसका मॉडुलस होगा, बी का मतलब क्या होगा, बोलो। तो ये तो तभी यूज करोगे ना जब एंगल दिया होगा। मगर अगर तुम्हें कंपोनेंट दिया होगा, एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अगर दिया होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब समझ में आया, आई कैप जे कैप और किसके टर्म में, बोलो, के कैप। तब जब मैं तुमसे ए डॉट बी निकालने बोलूंगा तब फॉर्मूला था क्या, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस क्या, कंपोनेंट का मतलब क्या था, ए कैसा दिया रहेगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस क्या, और बी कैसा दिया रहेगा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस कितना, बोलो, b3 k कैप। तो ये दोनों ही डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि अब तुम एक काम कर सकते हो,
ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो या नहीं? दोनों सेम है, उससे हमारे पास आ जाता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर मैं पूछूं तो तुमने देखा था कि तुमने ए बी कॉस थीटा को क्या लिखा था? अभी ए डॉट बी लिखा था, तो इसका मतलब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, बोलोगे? ए डॉट बी बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। तो अगर तुम्हें ए डॉट बी दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर कंपोनेंट में दिया हुआ है तो क्या करोगे? ए डॉट बी क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस क्या? अब मॉड ए निकाल पाओगे? हाँ या ना? क्या होगा? रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और मॉड बी क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा? B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और क्या बोलो? BC स्क्वायर। लिखना है तो लिखिए। मंडे 6:30 to 8:30 में तुम लोग को प्रॉब्लम, और ट्यूसडे 6:30 to 8:30। तो तुम लोग मतलब 5 स्टूडेंट, अनिल भाई तुझे प्रॉब्लम है मंडे या ट्यूसडे में? क्या ट्यूशन है दोनों दिन? ये वाला प्रॉब्लम है मंडे। घर कहाँ है तेरा? 8:30 में बस नहीं मिलता उल्लीवारी के लिए। अब सिचुएशन ठीक हो गया है क्या? थोड़ा आगे देख सकता है क्या? देख ले, वरना तो ठीक है। क्योंकि तेरे मैसेज के कारण ही मैंने आज क्लास किया है, ठीक है? तो तू अगर बोलेगा तो मैं लूंगा, मगर देख ले अगर आ सकता है 6:30 to 8:30, ठीक है? तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा चीजें करने के लिए। तू देख ही रहा है, बोर्ड लेवल का भी सीट भेज ही रहा हूँ, बनाना है नहीं वो तुम लोग के ऊपर है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? टेस्ट पेपर भी भेज रहा हूँ, तो ऑल दिस थिंग नीड्स टाइम। हाँ, तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाए तो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि टर्म 1 आ रहा है तो ज्यादा स्पीड में कर पाऊंगा चीजें। तो नेक्स्ट देखो, अगर आ सकते हो तो एक दिन आके देख, 8:30 बजे बस मिलता है यानी। आगे चलूं, ठीक है? तो जैसे सम सब तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि तुमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप एंड I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो निकालोगे क्या? तो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर नहीं, क्या ए बार कितना दिया हुआ है? I माइनस J प्लस K, तो मॉड ए क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ I का कंपोनेंट कितना है? सब तो स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, √3। माइनस मत लिख देना, ये मतलब ये 1 स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर है, +1 स्क्वायर, हाँ, √3। जे का बी का कंपोनेंट क्या है? बी भी √3 है। ए डॉट बी क्या है? 1 × 1। ए डॉट बी क्या था, याद है ना? A1 B1 प्लस क्या बोलो? A2 B2 और क्या? तो क्या हो जाएगा? ये 1 × 1 1, -1 × 1 कितना, और 1 × 1 कितना, +1 इजिकल टू कितना आया बोलो? तो कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला था क्या? क्या था? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी का मतलब 1 और ए डॉट बी का मतलब कितना? 1/3। तो थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा?
कॉस इनवर्स कितना बोलो 1/6। That's it.